कठुआ में सखी वन स्टॉप सेंटर को लेकर छिड़ा विवाद। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे कई सवाल। सखी सेंटर की संचालक शिवाली ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कई वर्षों से प्रताड़ित कर रहा था प्रशासन, काम के बदले नहीं दिए गए पैसे। पिछले 3 सालों से सखी वन स्टॉप सेंटर कठुआ जिला प्रशासन की नाक तले चल रहा था और प्रशासन ने सखी सेंटर की नहीं ली सुध। सवाल ये उठता है, अगर प्रशासन को सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में सब कुछ पता था तो इनके फंड रिलीज क्यों नहीं किए गए? क्यों MOU साइन नहीं किया गया? क्यों प्रशासन के अधिकारी सखी वन स्टॉप सेंटर की मदद लेते रहे? क्यों प्रशासन हर साल मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाता रहा? आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सखी वन स्टॉप सेंटर में केस के सिलसिले में तफ्तीश के लिए आते थे। शिवाली मोतिल सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, क्यों सखी वन स्टॉप सेंटर के केस 181 और सखी पोर्टल पर रजिस्टर होते रहे? क्यों समय समय पर सखी वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ की ट्रेनिंग NIPCCD से होती रही? अगर सखी वन स्टॉप सेंटर इलीगल वे से चल रहा था तो इनको सरकारी मीटिंग्स में कैसे अलो किया गया? जी, आज पत्रकार वार्ता का जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है वो इस कारण से बुलाया है कि जो भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें हम लोग कुछ जो है क्लियरेंस आपको देना चाहते हैं। तो जैसा कि उन्होंने NGO के ऊपर बात की है और OSC के ऊपर बात की है, तो मैं आपको OSC के लेटर ही आपसे जो है बात करूंगी। NGO की जानकारी जो है वो पंकज जी आपको खुद देंगे। तो जिस प्रकार OSC के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं नरेश शर्मा की ओर से और सोनिका की ओर से, तो मैं एक तो आपसे आपके थ्रू चैनल से ये चीज आपको बताना चाहती हूँ, पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि इन फेक बातों के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी यकीन ना करें। ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ही पॉइजनस होती है। जब तक इसका पूरा मतलब पुष्टि नहीं हो जाती किसी भी बात की, आप कृपया करके इन बातों की ओर ध्यान ना दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने OSC के बारे में। तो OSC वन स्टॉप सेंटर जो है, सखी वन स्टॉप सेंटर जिसे कहा जाता है, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जिसमें सपोर्ट करता है ये अग्रीड वुमेन्स को सेक्सुअली जो वायलेंस से अफेक्टेड होती हैं, फिजिकली वायलेंस से अफेक्टेड होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड होती हैं, जो किसी भी वायलेंस से अफेक्टेड होती हैं। और वन स्टॉप सेंटर जो है वो उनको सपोर्ट करता है एक ही छत के नीचे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त दे करके, जिस प्रकार लीगल सर्विस हो गई, पुलिस सर्विस हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विस हो गई, मेडिकल एड हो गया और 5 डेज शेल्टर की सर्विस होती है। तो ये सारी सर्विस जो है OSC प्रोवाइड करता है। तो अब जैसे कि एलिगेशंस जो है सोनिका की ओर से लग रहा है OSC के ऊपर, तो वो मतलब मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही गलत ऑब्लिगेशन लगाया जा रहा है OSC के ऊपर, जो आज दिन तक किसी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। आज दिन तक कभी भी किसी भी OSC को लेकर कोई भी कंप्लेन नहीं हुई है। तो मैं आपके थ्रू ये क्लियर करना चाहती हूँ फिलहाल तो कि जो सोनिका कह रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। उस बात को मैं बिल्कुल ही मतलब नकारती हूँ कि वो जो भी कह रही हैं बिल्कुल फेक कह रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं उनके साथ किया गया है, उनकी फैमिली के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, उनके साथ कभी मेरी ऐसी बातें नहीं हुई हैं। हाँ, हालांकि उनके फादर के साथ और उनकी मदर के साथ जो है मेरी बातचीत हुई थी, जिसका मैं ऑडियो जो है आपके मीडिया के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो आप चला सकते हैं अपने मीडिया में और सुन सकते हैं और पब्लिक ही डिसाइड करे क्या सही है और क्या गलत है। और रही बात फाइनेंस के बारे में बात होती है कभी कभी OSC के ऊपर कि OSC जो है ये किस प्रकार जो है सपोर्ट कर रहा है वुमेन्स को विदाउट फाइनेंस, जबकि इनके पास कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी फाइनेंस है मेरे हस्बैंड ने मतलब इसके लिए काफ़ी मतलब जद्दोजहद की है, उधार लिए हैं, जो हमें बताना नहीं चाहिए था। ये हमारी पर्सनल एक बात थी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने उधार लेके ये OSC को चलाया है।
और उसका पूरा क्रेडिट जो है मैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहती हूँ कि उनको एप्रिसिएशन देने की बजाय उन लोगों ने हमें बहुत ही हरास किया है। और विदाउट फाइनेंस हमने ये किसी भी तरीके से ये चलाया है, लेकिन इसकी एक एक रिपोर्ट, इसकी एक एक जानकारी जो है रिसोर्स सेंटर को थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को थी। और इसकी पूरी डिटेल जो है 1 को भी है, जहाँ पर हमारे केसेस जो है रजिस्टर्ड होते थे आए दिन। और इसकी एमपीआर्स जो है मंथली जो एमपीआर्स जाती थी वो रिसोर्स सेंटर में सबमिट होती थी, और वेबसाइट थी जहाँ पर हमारे जो केसेस थे वो सारे अपलोड होते थे, जिसकी एक एक जानकारी जो है वहाँ पर जाती थी और जिसके रिलेटेड ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड रिलीज करती थी कठुआ ओएससी के नाम पर। अब बात आती है कि उन्होंने बात करी हुई है सोनिका जी ने कि 10 लाख रुपए के ऊपर, कि 10 लाख मैंने उनसे मांगे हैं, पहले मांगे हैं, फिर से मांगे हैं। तो वो कहती हैं कि उन्होंने मेरे से बात करी है, कभी उनकी बात मेरे से हुई है और मैंने उनसे मांगे हैं। तो श्योरली उनकी जब भी बात हुई होगी उसका कोई ना कोई एविडेंस प्रूफ तो उसके पास होगा ही, जैसे मेरे पास उनकी हर एक बात का एविडेंस प्रूफ है। तो मैं चाहती हूँ बिना एविडेंस के, बिना किसी बात के ऊपर का कम से कम किसी के ऊपर ऑब्लिगेशंस मत लगाएं कि कहीं से कुछ लिया है या दिया है। और ये किसी की जिंदगी का सवाल भी होता है, काफी लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, उसकी फैमिलीज होती हैं। इस वक्त कठुआ में कितने ओएससी सेंटर जो है वो रन कर रहे हैं? इस वक्त एडिशनल चार्ज जो है वो आईसीपीएस के पास है और फिलहाल तो आईसीपीएस के पास ही है और एडिशनल चार्ज है। लेकिन आपका ओएससी सेंटर कितनी देर से बंद है और क्यों बंद? हमारा ओएससी सेंटर जो है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी मार्च में, जिसमें ये डिस्कस किया गया था, लेकिन ओएससी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, ओएससी के काम को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुई थी और इसमें ना ही डीसी साहब बैठे हुए थे और ना ही डीपीओ मैडम बैठी हुई थी। ये प्रेजेंस ऑफ स्टेट मिशन डायरेक्टर और डीएसओडब्ल्यू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रेजेंस में हुई थी, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। और इसमें सिर्फ एनजीओ की बात की गई थी कि एमओयू ना होने के कारण या 2 लोगों के कन्फ्लिक्ट्स के कारण, जो कि एनजीओ के अथॉरिटीज हैं, उनके कन्फ्लिक्ट्स के कारण जो है इनसे जो है हम चार्ज लेके एडिशनल चार्ज जो है आईसीपीएस को दे रहे हैं, आईडीज को। ये मैं पंकज कुमार, ये जो अभी इसका मैम ने बताया, जो 2 दिन पहले वीडियो जो है वो पब्लिक में आया है, तो उस वीडियो के बारे में ये मैम ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ये एनजीओ जो है ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JRS 299/399 है, डेटेड 7/1/2011 को ये रजिस्टर्ड हुई है रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के अंदर। तो आफ्टर दिस ये रजिस्टर्ड होने के बाद ये नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है। नीति आयोग का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है JK/2013/002883, ये इसका रजिस्ट्रेशन नीति आयोग का है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो है फेक नहीं है। जो ये निराधार बंदा जो ऑब्लिगेशन लगा रहा है, ये सारे बेसलेस ऑब्लिगेशंस हैं। ये सिर्फ फंड्स को छीनना इसका अल्टीरियर मोटिव था, इस पर्सन का मेलाफाइड इंटेंशन थी इस पर्सन की। तो बाकी मैं यही कहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशंस को एनजीओ से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो एनजीओस ने जो 2018 से लेके 2019 के लास्ट तक काम किया है, स्टे होने से पहले तक, उसका जो भी मेरे स्टाफ ने बड़ी मेहनत से विदाउट सैलरी जो काम किया है, उसकी सैलरी जो है वो उनको दिया जाए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा ऐसे प्रोजेक्ट लेने में जिसमें मेरे को इतना हरास होना पड़े। आज जिन विक्टिम्स को मेरी वाइफ जो है वो टैकल करती थी, मुझे लगता है सबसे बड़ी विक्टिम जो है वो आज की डेट में यही बने हुए हैं। क्यों? इससे बड़े विक्टिम्स मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर कोई और हो। क्यों जिला इंतजामिया ने 2 वर्ष तक आपकी मदद नहीं की? क्या कारण थे? 2 से पहले से की है, मैंने पहले भी आपको बताया। 14-15, 15-16 14-15, 15-16 को मेरे 2 प्रोजेक्ट्स की, मैंने इसमें करप्शंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसकी मेरे को फंडिंग जो है, सैंक्शंस जो है वो रिलीज नहीं की गई। उसके एविडेंस मेरे पास पड़े हैं। जब कभी भी किसी भी चीज का जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को या मीडिया को किसी किस्म की भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको बताऊंगा। इसमें अगर मैं गलत होता हूं तो
जो आप बता रहे हैं कि जो उनके स्टाफ ने बड़ी अच्छी मेहनत की, मेहनत के पैसे जो है वो जिला इंतजामिया ने नहीं दिए, तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं दिए? क्या कारण रहे होंगे कि आपके फंड नहीं रिलीज किए? कारण को आप सर बेटर तरीके से जानते हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल यही दे देता हूँ, मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग शुरू से नहीं चला हूँ। मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग शुरू से नहीं चला। मतलब हूं। आपसे कुछ- उसी का खुमियाजा मेरे को आज भुगतना पड़ रहा है। मतलब उसी का खुमियाजा मेरे को आपसे कोई भुगतना पड़ डिमांड हुई, कोई मतलब कुछ मांगा गया? इससे बड़ी क्या डिमांड है कि अब मैं आपको रिटर्न में दोहरा दिखाऊंगा कि एक इंक्वायरीज निकाली जाती हैं, ग्रीवियंस में कई रिपोर्ट्स लगाई जाती हैं। ग्रीवियंस की जो इंक्वायरी लगी हुई हैं, कम से कम इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स या फाउंडर मेंबर से पूछना चाहिए था, इसका आंसर दिया जाए। वो बता रहे हैं 8 ग्रीवियंस लगी हुई हैं, 10 ग्रीवियंस लगी हुई हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से लगी हुई है, कोई इधर ग्रीवियंस से लगी हुई है, सीपीजीआरएम से लगी हुई है। कम से कम इनका आंसर सभी का मेरे से मांगा तो जाता, मैं उसका आंसर तो सबमिट करवाता, फिर वो आगे जो डिसीजन चाहते। ओएससी की फंडिंग भी हुई है जिला इंतजामिया से जाने? आज तक 1 रुपया नहीं हुआ है। ये जैसे उसका क्या कारण था? उसका कारण यही मिलीभगत से ही सारा काम चल रहा है। कुछ प्रेशर जो है उस पर्सन्स के, जो जनरल सेक्रेटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिशियल जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ अच्छा बैठना उठना पिछले 10 साल से है। मोर ओवर आपको बताऊं, उसकी कंट्राडिक्शन का मेन कारण ये रहा, जब ये प्रोजेक्ट ओएससी स्टार्ट हुआ, जो स्टाफ के अगेंस्ट वो हुआ, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मैनेज किया जा रहा था वार्ड नंबर 2 में। इसने इस प्रोजेक्ट के स्टाफ को बाहर डिजिटाइज का काम लिया हुआ था, वो प्रेशराइज करने लगा कि आप इस ओएससी के काम को छोड़ के भी बीच में दूसरे प्रोजेक्ट को भी मैनेज करो, जिस पे मैंने रिएक्ट किया, मैम ने भी आगे रिएक्ट किया, तो जिसका स्टाफ वालों को एक बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। जी, मैम सर आपका कहना था कि आप मुझे साइन नहीं हुआ था, बाद में जो है वो कैंसिल कर दिया गया, स्टे आपने लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वही कारण था, उस कारण से फंडिंग रोकी गई आपकी? नहीं, उसका कारण भी नरेश कुमार शर्मा ही रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट में नहीं, जिला इंतजामिया सर, जिला इंतजामिया की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि एमओयू ही कहीं ना कहीं कारण था कि वो नहीं हुआ, शायद इसी वजह से आपकी? बिल्कुल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती, जो मैं बोल रहा हूँ, इतना काम, इतना एविडेंस 14-15 से लेके कम से कम एक बार वो जो है इस सारे काम को देखती, इस मसले को खत्म करने की कोशिश करती, जो बंदा गलत होता उसको बाहर करती और ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलराइज रखती। और ओएससी जो है, जो जिसने बहुत मेहनत से काम किया, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, इस प्रोजेक्ट को कठुआ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाने का। कि आप बोल रहे हो कि फंडिंग नहीं थी, क्यों चलाया इस प्रोजेक्ट को, उसका भी आंसर देता हूं। मैंने अपने 12 साल जो है, 15 साल जो है लाइफ के लोगों की यही सेवा करने में लगाए हैं। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन नहीं करता तो ये कामयाब था। थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी का मैं। अब हमें एक चीज, लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि केंद्र सरकार जो है, इधर केंद्र सरकार जो है वो लोगों के लिए अच्छी से अच्छी स्कीमें जो हैं ला रही हैं, जिनसे लोगों को बेनिफिट हो और सुविधा मिले। क्या लगता है कि जिला प्रशासन जो है वो आगे उस स्कीम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, जिस तरह से आपके ये सखी मामले में हो? मैं इसमें एक ही कहना चाहूँगा कि ये सारा जितना भी है स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई हैं, उसकी फंडिंग भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आ रही है। लेकिन मैंने सबसे पहले ये भी बताया, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिविजनल कमिश्नर सर से, डिप्टी कमिश्नर सर से, एसएसपी सर से, कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रन हो रहे हैं गाँव में, जितने भी ये सरपंचिस पंचिस ये जितनी भी हैं, इनसे पूरी जानकारी ली जाए। बीडीओ, तहसीलदार, ये सारा, कुछ पर्सन्स जो प्रोमिनेंट पर्सन्स या कुछ पर्सन्स जो है वही मिलके सारी प्लानिंग करते हैं, कैसे इन प्रोजेक्टों को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे क्या करना है। इनमें ये जो पर्सन्स जो आज मेलाफाइड इंटेंशन से एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, इनका भी नेक्सस जो है इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे बंदों के साथ आज तक है। नमस्कार सर, मैं संतोख राज हूँ सर। मैं इधर पंकज सर के पास कंप्यूटर करता था सर। तो एक्चुअली बात ये थी कि मैं सर गरीब घर से हूँ सर, मैं भर्तियाँ वगैरह देखता हूँ सर। तो मुझे मेरे भाइयों ने बताया कि इधर परफेक्ट एजुकेशन क्लब, इधर फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है सर। मैंने इधर आया और मैंने सीखा। आने के बाद सर मैंने पंकज सर को कहा कि सर मैं गरीब घर से हूँ, भर्तियाँ वगैरह देखता हूँ, तो थोड़ी सी खेती बाड़ी है, तो ऐसे बात है कि मुझे कहीं एडजस्ट करो काम में। मैं आईने में मैं सरी का काम करता हूँ सर, सरिया बांधता हूँ सर मैं। तो उसके बाद सर मैंने इधर, इन्होंने मुझे लगाया नरेश के पास। लगाने के बाद सर ठेकेदार के पास लगाया, तो मेरे पैसे सर मैंने 41, 43 इसी हिसाब से सर मैंने
दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं सर, वार्ड नंबर 1 में और 60 में। सर मैंने इधर लगाए हैं दिहाड़ी, मुझे कोई पैसा नहीं मिला सर 3 महीने से। उसके बाद मैंने सर मुझे कहीं काम मिला पत्नीटॉप में, मैं उधर काम करने गया। मैंने सर को कहा कि सर मुझे पैसे चाहिए, मैं उधर कंप्यूटर करता था। मैंने ये बोला कि सर मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए जाना है और साथ में मेरी भर्ती थी सर आर्मी की। मैं सर पैसे के लिए सर मैं भर्ती देखने नहीं गया था। तो सर मुझे इधर आए थे नरेश शर्मा, इधर घर में इस रूम में आए थे। तो मैं इधर कंप्यूटर कर रहा था, ये दोनों पंकज सर और जो है अपने नरेश शर्मा सर, ये सर आपस में बात कर रहे थे, इनका झगड़ा हो रहा था। तो मुझे नहीं पता था क्या झगड़ा था क्या नहीं था। मैंने सर को कहा कि सर मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैंने जो दिहाड़ियाँ लगाई हैं। ये नहीं पता मुझे एनजीओ की तरफ से क्या है, इनका क्या रिलेशन है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने काम के पैसे लेने हैं। इन्होंने मुझे ठेकेदार के पास लगाया, तो मुझे आज तक सर इन्होंने मुझे इधर गेट के पास ही अपना चेक दिया गुस्से में। किसने? नरेश ने। तो सर मैंने चेक लिया, इसने मुझे भेजा कि आप इधर बैंक में से निकाल लो। फिर मैंने इसको कहा कि सर मेरे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, मेरा 7,000 और रहता है। तो सर मैं अभी यही बोलना चाहता हूँ सर सभी साहब से कि सर मुझे मेरे जो बाकी पैसे वो मुझे मिलने चाहिए सर। कितने का चेक था वो? सर वो 10,000 का। साइन किसने किए थे उसके सर ऊपर? नरेश शर्मा ने। खुद किए थे? हाँ। आपके सामने किए मेरे थे? सामने नहीं किए सर मेरे। हाँ। मैं इधर रूम में था, इधर जब मैं जा रहा था मेरा टाइम हो रहा था सर घर में जाने का। हाँ। तो सर उन्होंने मुझे दिया, इधर आपस में इनका झगड़ा चल रहा था। तो उन्होंने अपने हाथों से आपको चेक दिया? हाँ इधर गेट में दिया सर। तो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उन्होंने मतलब कि जाली साइन किए हैं या मतलब नहीं सर वो कुछ नहीं है सर, आप चेक देख सकते हो सर। अभी उधर कोर्ट में भी गया था सर मैं, हमारे साथ ही थे सर जो पुलिस वाले थे वो मेरे साथ ही थे। मुझे बुलाया था तो मैं आ गया था सर। अभी मैं सर बाहर काम कर रहा हूँ सर। मतलब और आप साथ में सर उन्होंने नरेश शर्मा ने मेरे पे सर बंदे भेजे थे मारने के लिए। तो अभी दूसरी बार आएंगे तो सर मैं कहाँ जाऊँगा सर, एप्लीकेशन लिखाने कहाँ जाऊँगा सर।